हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस अध्याय में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 यह टेक्स्ट बुक में 8वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। 8वें अध्याय का नाम है बाजार में एक कमीज, यानी कि यह अध्याय में कमीज की एक कहानी बताई गई है और हम पढ़ेंगे कि आखिरकार रॉ मटेरियल से कमीज कैसे बनती है। और यह अध्याय में पेज नंबर 92 से 95 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, जिसका 8वां अध्याय है बाजार में एक कमीज। तो सबसे पहले हमें यह अध्याय में बताया गया है कि कमीज कैसे बनती है और कैसे दोस्तों बिकती है, कितने दामों पर बिकती है। देखो, यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। यह अध्याय में दोस्तों कहानी किसकी है? एक कमीज की कहानी है। कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। क्या इस अध्याय में हम देखेंगे कि बाजारों की यह श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। क्या हमें यह पता लगाना है कि सबको बराबर का लाभ मिलता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? यह हम पता लगाने का प्रयत्न करेंगे यह अध्याय में। आगे दोस्तों यह अध्याय में कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान महिला के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है स्वप्ना। स्वप्ना जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। क्या स्वप्ना कुरनूल के एक छोटी किसान है और अपने खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं। इमेज आप देख सकते हैं कि कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। क्या कुछ यह डोडे चटक भी चुके हैं, इसीलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। वर्तमान में स्वप्ना कौन सा काम कर रही है? रुई चुनने में व्यस्त है। और मैं भी ऐसे ही इलाके से बिलोंग करता हूं। मेरे यहाँ सबसे ज्यादा लोग यानी कि सबसे ज्यादा किसान यह कपास की ही खेती करते हैं। ओके, डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं। आपने भी दोस्तों यदि किसान के बेटे हैं और आपने भी ऐसा काम किया है तो आपने देखा होगा कि सभी डोडे एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं। इसीलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। क्या रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर उसे एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। तो स्वप्ना ने ऐसा क्यों किया? वो एक स्थानीय व्यापारी के पास रुई लेकर क्यों गई? इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। कि फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर रुपये 2500 कर्ज पर लिए थे। क्या स्वप्ना ने एक व्यापारी के पास से रुपये 2500 कर्ज पर लिए थे? उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। तो दोस्तों अब व्यापारी क्या करेगा? पूर्ता दाम नहीं देगा स्वप्ना को और कम दामों पर यह सभी रुई खरीद लेगा। देखो क्या होता है कि कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों यह मैंने देखा है कि कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है।
जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि, और इन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है। उर्वरक और कीटनाशकों की खरीदी में किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है, यानी कि ज्यादा खर्च करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, जैसा स्वप्ना ने लिया था। कितना लिया था? 2500 रुपये। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। इमेज में आप देख सकते हैं कि व्यापारी के परिसर में 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। रुपये 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। स्वप्ना की रुई कितने रुपये की हुई? 6000 रुपये की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के रुपये 3000 काट लिए। यूं तो व्यापारी ने सिर्फ 2500 रुपये दिए थे उधार, लेकिन 500 रुपया ब्याज लिया, यानी कि व्यापारी ने 3000 रुपये काट लिए और स्वप्ना को रुपये 3000 ही दिए। तो ऐसा होता है छोटे किसानों के साथ, पूरा दाम भी नहीं मिलता और छोटे किसानों को जो उधार पैसे लिए हैं उनका ब्याज भी देना पड़ता है। स्वप्ना बोलती है कि केवल 3000 रुपये। तो व्यापारी ने क्या कहा? रुई बहुत सस्ती बिक रही है। व्यापारी तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आई है, बाजार में बहुत रुई आई है, इसीलिए यह रुई सस्ती बिक रही है। तो स्वप्ना ने क्या कहा? इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। क्या? स्वप्ना ने कहा कि रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। स्वप्ना ने क्या कहा कि इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। तो व्यापारी ने कहा, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूं, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। क्या? व्यापारी ने कहा कि अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूं। एक तो कम कीमत दे रहा है फिर भी झूठ बोल रहा है कि मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूं, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना ने कहा, नाराज न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ? मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। क्या स्वप्ना ने कहा कि नाराज न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ? मैं आप पर डाउट नहीं कर रही हूँ कि आपने मुझे कम दाम में या कपास खरीद लिया। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। या दोस्तों आपके सामने एक इमेज है और यह इमेज यह अध्याय में दी गई है और यहाँ एक कपास का एक पौधा है और यहाँ पर कुछ लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, छोटे अक्षरों में है। क्या लिखा है कि कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। पूरी प्रोसेस यहाँ बताई गई है कि कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है, जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती है। कहां पर? कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है और यह कपास कौन खरीदते हैं? तो जिनिंग मिल में कपास खरीद लेती है। जिनिंग मिल होती है वो कपास खरीद लेती है और जिनिंग मिलें कपास के बीज हटाती है और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती है। क्या? कपास के गट्ठर बनाती है। तो चौथा प्रोसेस का स्टेप है सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती है। यह कपास के गट्ठर कौन खरीदती है? सूत काटने की मिलें। और पांचवा स्टेप है सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती है। क्या? यह जो सूत काटने की मिलें है वो कपास में से धागा बनाती है। और छठा स्टेप है सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती है। क्या? सूत काटने वाली जो मिलें है वो धागा तैयार होने पर व्यापारियों को यह धागा बेच देती है और व्यापारी यह धागों का क्या करते हैं? कपड़े बनाते हैं। ओके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम रुपये 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी। स्वप्ना जानती थी कि कपास कम से कम रुपये 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी,
लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी से स्वप्ना आगे बहस नहीं करती। क्यों? क्योंकि व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है। हुई ना बात कि यह जो व्यापारी है, व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी। जैसे यदि कोई व्यक्ति को बीमारी हुई है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, तो यह सभी किसान यह व्यापारी से ही पैसे उधार लेते हैं, ब्याज पर लेते हैं। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती है। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। दोस्तों, साल में एक ऐसा समय भी आता है कि किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती है। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती। यानी कि स्वप्ना ने यह कपास की खेती की तो आय में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, उतनी ही ज्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती थी, उनसे कुछ ज्यादा। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो कि क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? तो हम इस क्वेश्चन का उत्तर क्या लिख सकते हैं कि स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब स्वप्ना रुई बेचने के लिए बाजार में जाती है तब व्यापारी के परिसर में दो आदमी रुई के बोरे तोल रहे हैं। रुपये 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई रुपये 6000 की हुई और व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के रुपये 3000 काट लिए और स्वप्ना को रुपये 3000 ही दिए और कहा कि बाजार में बहुत रुई आई है। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन उसने आगे बहस नहीं की, क्योंकि व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्ज के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, न केवल खेती के लिए बल्कि अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल फीस इत्यादि कामों में पैसे यह व्यापारी से उधार लेते हैं किसान। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है, उनकी कोई आय भी नहीं होती है। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। इसीलिए स्वप्ना कम मूल्य में ही रुई बेच देती है, यानी कि जो भी नुकसान होता है वो सह लेती है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया? अगला क्वेश्चन है कि व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया? तो इसका हम उत्तर दे सकते हैं कि स्वप्ना ने ऋण लेते समय व्यापारी से वादा किया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। क्या? स्वप्ना ने व्यापारी से वादा किया था ऋण लेते वक्त कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। इस बात का फायदा उठाकर व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य दिया और साथ में ऋण के पैसे भी काट लिए, क्योंकि स्वप्ना के पास उस व्यापारी को रुई बेचने के अलावा कोई और सुझाव नहीं था। हालांकि वह जानती थी कि उसकी रुई कम भाव में बिक रही है, फिर भी वो कुछ न कर सकी क्योंकि पैसे उधार लिए थे। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे? उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है? क्या? यहाँ आपके लिए एक सोचने के लिए क्वेश्चन रखा गया है कि बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे, उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम लिख सकते हैं, बड़े किसान अपनी रुई बाजार या मंडी में बेच सकते हैं। क्या? जो बड़े किसान है वो अपनी रुई बाजार या मंडी में बेच सकते हैं और वह यह फैसला लेने में भी स्वतंत्र होते हैं कि उन्हें जहां रुई बेचते हुए घाटा हो रहा है वहां रुई बेचनी है या नहीं, यानी कि कहां रुई बेचनी है उनके बारे में डिसीजन लेने के लिए यह बड़े किसान और व्यापारी स्वतंत्र होते हैं। जबकि स्वप्ना अपनी रुई सिर्फ उसी स्थानीय व्यापारी को बेच सकती थी जहां से उसने ऋण लिया था। स्वप्ना अपनी रुई कहां बेच सकती थी? उसी व्यापारी को बेच सकती थी जहां से उसने ऋण लिया था,
क्योंकि उसने उस व्यापारी को वादा किया था कि वह अपनी सारी रुई व्यापारी को बेचेगी, चाहे उसे कोई मुनाफा हो या घाटा। फिर भी वो जहां से ऋण लिया है उसी व्यापारी को अपनी रुई बेचेगी। आगे इरोड का कपड़ा बाजार का यह आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में बात करें तो तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। याद रखना कि तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इमेज में आप देख सकते हैं, इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। क्या आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी यह इरोड के बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय है। क्या बाजार के पास ही यह कपड़ा व्यापारियों की ऑफिस है, कार्यालय है, जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। यानी कि दक्षिण भारत के आसपास के बड़े शहरों के व्यापारी भी कपड़ा खरीदने के लिए यह इरोड के बाजार में ही आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। क्या यह जब बाजार खुलता है तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। क्या यहाँ के जो व्यापारी है वो देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना चाहिए। यानी कि व्यापारी यह सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश करते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार करना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। तो यहाँ दोस्तों 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं और एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। तो पहला एग्जाम्पल, बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। इमेज में आप देख सकते हैं कि बाजार में यह व्यापारी की एक दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। क्या जो कपड़ा बुनने वाले बुनकर है वो आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले जाते हैं। बुनाई करने के करके रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। क्या जो बुनाई करने के लिए यह करके रखने चाहिए वो घर के पास ही रखे गए हैं। इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावरलूम, और यह पावरलूम कैसा है, बिजली चालित करघा है, यानी कि पावरलूम है। उनको इमेज में आप देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। क्या बुनकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं। क्या 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती है। क्या यह करघों पर कौन कौन से कपड़े बनाए जाते हैं? तो तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती है। और तीसरा एग्जाम्पल है कि बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। यानी कि यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है, पहले एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल और तीसरे एग्जाम्पल में, कि सबसे पहले व्यापारी से सूत ली जाती है, बुनकर सूत के जरिए कपड़ा बनाते हैं और बाद में तैयार कपड़ा व्यापारियों के पास लेकर आते हैं यह बुनकर। इमेज में आप देख सकते हैं। तो बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। यानी कि व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्होंने कितना सूत दिया था और बदले में कितना कपड़ा बनकर हमारे सामने आया है, व्यापारी के सामने आया है।
यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ईरोड के कपड़ा बाजार में निम्नलिखित लोग क्या काम कर रहे हैं? व्यापारी, बुनकर, निर्यातक, यह तीनों यह ईरोड के कपड़ा बाजार में क्या काम कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम दे सकते हैं कि तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला ईरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है, जो मैंने आपको बताया। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इसी बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय है जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर है? क्या बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हमें लिखना चाहिए कि बुनकर व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि बुनकर खुद सूत खरीदकर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज्यादा कमाई होती है। क्या? यदि बुनकर खुद सूत खरीदकर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज्यादा कमाई होती है। क्या यह संभव है? चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं, हाँ, ऐसा होता है कि बुनकर अगर खुद सूत खरीदकर कपड़े बेचे तो उन्हें 3 गुना मुनाफा होगा, क्योंकि फिर बुनकर कपड़े खरीदने वालों के खुद ही संपर्क में आ जाएंगे, उनके बीच में कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि कई बुनकर ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता और वे व्यापारियों से ही सूत खरीदते हैं। क्या? कुछ बुनकर ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता और वे व्यापारियों से ही सूत खरीदते हैं और फिर उन्हें ही बेच देते हैं। बुनकरों के पास यह साधन भी नहीं होता कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं, किसे बेच रहे हैं और कपड़ा कितनी कीमत पर बिकेगा, यह सभी ज्ञान बुनकरों को नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है? अपने इलाके से इस संबंध में जानकारी इकट्ठी कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। क्या? यहाँ जो मैंने प्रोसेस बताई उसे कहा जाता है दादन व्यवस्था, और दादन व्यवस्था के बारे में आगे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में, यानी कि अगले वीडियो में, इसी अध्याय में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है। अपने इलाके से इस संबंध में जानकारी इकट्ठी कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम लिख सकते हैं कि हमारे इलाके में भी इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। किस प्रकार की व्यवस्था? कि कुछ रॉ मटेरियल्स या बुनकर खरीदते हैं, यहाँ सूत बनाई जाती है, कपड़ा बनाया जाता है और बाद में व्यापारी से बेचा जाता है। व्यापारी यह कपड़ों को मिल या फैक्ट्री में भेजते हैं और वहां पर यह रेडीमेड कपड़ा बनता है। तो हमारे इलाके में भी इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार हुआ माल प्राप्त होता है। आलू, बेसन, दाल, मैदा जैसी चीजें लेकर उनके पापड़ तैयार करवाए जाते हैं। बीड़ी बनाने के लिए पत्ते लिए जाते हैं। कुछ तेंदू के पत्तों का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले तैयार किए जाते हैं, जिसमें हल्दी, जीरा, मिर्च, गरम मसाला सब होता है। अगला क्वेश्चन है, आपने अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे दूध की सहकारी संस्था, किराना, धान आदि के व्यवसाय में। पता लगाइए कि ये किसके लाभ के लिए स्थापित की गई थी। यह जो दूध की सहकारी संस्था है वो किसके लाभ के लिए स्थापित की गई थी, पता लगाइए। तो दोस्तों, मैं गुजरात से हूँ और मेरे हर गांव में यह दूध की एक सहकारी संस्था है और यह किसके लाभ के लिए स्थापित की गई थी। तो इसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे इलाके में सहकारी संस्थाएं स्वयं संस्था खोलने वाले और लोगों के लाभ के लिए खोली गई है। क्या? यह सहकारी संस्थाएं लोगों के लाभ के लिए खोली गई, जहां कुछ व्यक्ति मिलकर दूध की डायरी खोलते हैं, यानी कि दूध की डेयरी लगाते हैं, जहां सरकार और लोग दोनों को ही दूध दिया जाता है।
और किसान धान इकट्ठा करते हैं, जहां मंडी से सरकार के पास और लोगों तक पहुंचाया जाता है। ऐसे ही किराना वाले दुकान और साथ में कुछ सहकारी संस्था खोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम इस अध्याय का पहला वीडियो हम खत्म करते हैं। कल दूसरे पार्ट में अध्याय के बारे में जो आगे बताया गया है, यह अध्याय की आगे चर्चा करेंगे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वक्त में हम बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने आने वाले हैं। जब यह सब्जेक्ट खत्म होगा, बाद में हम नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और दोस्तों, अब वीडियो को खत्म करते हैं, कल मिलेंगे। ओके, टेक केयर एंड जय हिंद।